आम दिखने वाला एक पति पत्नी का जोड़ा बेरहमी से मार दिया जाता है। मर्डर सीन इतना भयानक है कि देखना मुश्किल हो जाए। एक हैंडसम प्रोसिक्यूटर मौके पर जाकर केस की गहराई में उतरता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर छुपा हुआ एक बहुत बड़ा काला सच नजर आने लगता है। साल 1970, टोक्यो, जापान। एक कोरियन आदमी जी डे फुकुओका जाने वाली फ्लाइट पर सवार होता है। फ्लाइट जैसे ही उड़ान भरती है, जी डे को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो देखता है कि कुछ आदमी आपस में चोरी छिपे आंखों से सिग्नल्स दे रहे हैं, जैसे कि वे कोई बड़ी साजिश कर रहे हों। और सचमुच, थोड़ी देर बाद वही ग्रुप प्लेन को हाईजैक कर लेता है। 100 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया जाता है। ये हाईजैकर्स जापान के रेडिकल लेफ्ट विंग मिलिटेंट्स थे। वे पायलट को मजबूर करते हैं कि प्लेन को नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग ले जाया जाए। पायलट घबराता नहीं, वो झूठ बोलता है कि प्लेन में फ्यूल कम है और कहता है कि पहले फुकुओका में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, फिर फ्यूल भरकर प्योंगयांग के लिए उड़ान भरी जाएगी। हाईजैकर्स उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और प्लेन को फुकुओका एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दे देते हैं। जापानी सरकार को जब खबर मिलती है, वे समय खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईजैकर्स देख लेते हैं कि एयरपोर्ट की तरफ एक जापानीज फाइटर जेट आ रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें बेवकूफ बना रही है। गुस्से में वे पैसेंजर्स को ढाल बनाकर धमकी देने लगते हैं। तभी अचानक जीडे आगे बढ़ता है। वो बिजली जैसी तेजी से 2 हाईजैकर्स को काबू कर लेता है और हथियार छीन लेता है और उनके लीडर से मिलने की मांग करता है। कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकता हूं। लीडर और जीडे आमने सामने बैठते हैं। जीडे अपनी योजना बताता है। वो सुझाव देता है कि पहले प्लेन में मौजूद औरतें, बच्चे और बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए, फिर प्लेन को प्योंगयांग ले जाकर बाकी पैसेंजर्स और क्रू को रिहा किया जाए। इससे दुनिया भर की मीडिया सिंपैथी हाईजैकर्स की तरफ जाएगी। फिर जीडे एक तोहफा देने की बात करता है। वो अपना बड़ा सूटकेस खोलता है और उसमें इल्लीगल ड्रग्स से भरा पूरा बॉक्स दिखाता है। बाहर अफवाह थी कि नॉर्थ कोरिया के कई बड़े अधिकारी ड्रग्स के एडिक्टेड हैं। अगर हाईजैकर्स ये ड्रग्स साथ ले जाएं, तो प्योंगयांग में उनका स्वागत रॉयल की तरह होगा। लीडर इस डील को मानता है और प्लेन की विमेन और चिल्ड्रन को रिहा करता है। उनकी सेफ्टी कंफर्म होने के बाद जापान सरकार प्लेन में फ्यूल भरवाती है और फाइटर जेट को रास्ता छोड़ने का आदेश देती है। इस तरह जीडे हाईजैकर्स का पूरा भरोसा जीत लेता है। लीडर को जीडे की आइडेंटिटी पर शक होता है। जीडे बस इतना कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। सूटकेस भर ड्रग्स देखकर लीडर उसकी बात पर पूरा भरोसा कर लेता है। इसके बाद प्लेन फुकुओका से उड़कर प्योंगयांग की ओर बढ़ता है। उसी समय जिज्ञासा के चलते अमेरिकन मीडिया भी हंगामा कर देती है। कोरियन इंटेलिजेंस भी इस मामले में कूद पड़ती है। नेशनल इंटेलिजेंस के लोग एयरपोर्ट कंट्रोल टावर पहुंचते हैं और वहां के हेड कंट्रोलर मिस्टर चाय को बुलाते हैं। कंट्रोल टावर में चाय को इंटेलिजेंस मिनिस्टर का फोन आता है। मिनिस्टर साफ आदेश देता है, प्लेन को किसी भी हाल में प्योंगयांग पहुंचने नहीं देना है। प्लेन जैसे ही कोरियन एयरस्पेस में दाखिल होता है, चाय तुरंत प्योंगयांग की ओरिजिनल कम्युनिकेशन लाइन ब्लॉक कर देता है और रेडियो से खुद पायलट से बात करता है। वो दिखावा करता है कि वो प्योंगयांग एयर ट्रैफिक कंट्रोल है और पायलट को फ्रीक्वेंसी बदलने को कहता है। पायलट थोड़े डिस्कशन के बाद मान जाता है। चाय नया फ्लाइट पाथ बताता है। पायलट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। प्लेन ऊपर से तो प्योंगयांग की ओर मुड़ता दिखता है, पर असल में उसे साउथ कोरिया की ओर ले जाया जा रहा होता है। साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट को प्योंगयांग जैसा दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। सेना को नॉर्थ कोरियन यूनिफॉर्म पहनाया गया था। हर तरफ नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रीय झंडा लगा दिया गया था। छात्रों को वेलकम क्रू बनाकर खड़ा किया गया था ताकि हाईजैकर्स को लगे कि ये असली प्योंगयांग है। लेकिन ये नकली सेटअप काफी घटिया लग रहा था। प्लेन के उतरते ही लीडर दूर खड़े अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकी झंडे को देख लेता है और समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। हाईजैकर्स भड़क उठते हैं और जीडे को घेर लेते हैं। जीडे फिर भी शांत रहता है। वो कहता है, मैं अपनी जान की कसम खाकर वादा करता हूं, ये प्लेन प्योंगयांग जरूर पहुंचेगा। जापान और कोरिया की गवर्नमेंट्स आपस में अटक जाती हैं। हालात बिगड़ते जाते हैं। जीडे आराम से अपना सूटकेस मंगवाने को कहता है कि सोल्यूशन इसके अंदर है। सूटकेस आते ही जीडे मौका देखकर ही लीडर को जमीन पर गिरा देता है और अंदर छुपी पिस्तौल निकालकर बिना हिचकिचाहट लीडर के कान पर गोली चला देता है। लीडर का आधा कान उड़ जाता है। हालात और खराब होते हैं। एक हाईजैकर सुसाइड बॉम्ब से धमकी देता है। जीडे फिर भी बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, करना है तो करो। जीडे की बात सही निकलती है। हाईजैकर सच में ब्लास्ट करने की हिम्मत नहीं करता। जीडे धीरे धीरे उसके हाथ को पकड़कर डेटोनेटर बंद कर देता है। इसके बाद जीडे पूरा कंट्रोल ले लेता है। वो हाईजैकर्स को निर्देश देता है कि वे कोरियन कंट्रोल टावर से बात करें और डिमांड करें कि जापान का एक हाई रैंक ऑफिसर हॉस्टेज के रूप में प्लेन पर भेजा जाए। बदले में बाकी बंधकों को छोड़ा जाएगा। हाईजैकर्स उसकी बात मानते हैं। कोरिया भी इस डील को स्वीकार करता है। जापान का एक सीनियर ऑफिशियल प्लेन पर आता है और बाकी पैसेंजर्स को रिहा कर दिया जाता है। जीडे भी सेफली प्लेन से उतर जाता है। लेकिन जीडे ने यह सब किसी की मदद के लिए नहीं किया था।
वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा था, अपनी बिजनेस डील्स के लिए। आज उसकी मीटिंग जापान की माफिया से तय थी, इसलिए वो किसी भी हाल में प्योंगयांग नहीं जाना चाहता था। जीडे की क्विक थिंकिंग की वजह से बड़ा तनाव टल गया। उसने एक और चालाकी की। वो पूरी ड्रग्स की सूटकेस हाईजैकर्स के पास छोड़ाया और खुद नई सिक्योरिटी चेक से आसानी से निकल गया। उसी रात वो जापान माफिया की रिप्रेजेंटेटिव मिस इकेडा से मिलने पहुंचता है, लेकिन अब उसके पास सामान नहीं था, इसलिए मिस इकेडा डील से मना कर देती है। बाहर से जीडे हारा लगता है, पर सच इसके उलट है। हाईजैक मामला खत्म होते ही जीडे बुसान में नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में दाखिल होता है। असल में वो कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ ऑफ ऑपरेशंस था। हाईजैक घटना इंटेलिजेंस तक पहुंची ही इसलिए क्योंकि जीडे ने अंदर ही अंदर कंट्रोलिंग किया था। जैसे ही हाईजैकिंग शुरू हुई, जीडे ने इमरजेंसी कोड एक छोटे लड़के की जेब में डाल दिया था। वो लड़का और उसकी मां सबसे पहले छोड़े गए ग्रुप में थे। जैसे ही वे उतरे, बच्चे की मां ने वो कोड इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस को खबर दे दी, और उसके बाद की हर मूव जीडे की कैलकुलेशन के अनुसार चली। दूसरी तरफ बुसान प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस मनकाई बैंग गैंग की जांच कर रही थी। ये गैंग बुसान में इलीगल ड्रग्स बेचता था। हाल ही में बॉस जाओ मानचाई की किसी अननोन आदमी से मुलाकात की फोटो ली गई थी। जाओ मानचाई उस मिस्टीरियस आदमी के आगे रिस्पेक्ट में झुक रहा था। प्रोसिक्यूटर जैंग रोंग उसी मिस्टीरियस आदमी की पहचान की जांच कर रहा था। ठीक उसी समय एक पति पत्नी अपने घर में मारे गए पाए जाते हैं। हत्यारे दो अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। जियान रोंग प्रोसिक्यूटर की हैसियत से क्राइम सीन पर पहुंचकर जांच करता है और उसे एक अखबार मिलता है जिस पर किसी डील का कोडेड सिग्नल लिखा होता है। जांच से पता चलता है कि मारे गए पति पत्नी छोटे लेवल के ड्रग सेलर्स थे। वे सप्लायर्स से माल लेकर उसे आम ग्राहकों को बेचते थे। दोनों अमेरिकन सोल्जर्स को नशे की लत लग गई थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ड्रग्स लूटने के लिए हत्या कर दी। लेकिन अफसोस, इस दंपति की एक छोटी बच्ची भी थी। बच्ची के भोले चेहरे को देखते हुए जियान रोंग के दिल में दर्द उठता है। प्रोसिक्यूटर होने के नाते उसे इस पूरे अंधेरे को खत्म करने की तीव्र इच्छा होती है। वो तय करता है कि इसी मर्डर केस को ब्रेक थ्रू बनाकर कुख्यात मैनकाई बैंग गैंग को एक ही बार में खत्म करेगा। इसलिए वो केस के दोनों अमेरिकन सोल्जर्स से मिलने जाता है और उनके सामने वो कोडेड न्यूज़पेपर भी रखता है। जांच से पता चलता है कि ये कोड पति पत्नी ने सप्लायर के फोन कॉल के दौरान लिखा था, लेकिन कोड में सिर्फ मिलने का टाइम और जगह लिखी है, डेट नहीं लिखा। जियान रोंग सोल्जर्स से फोन कॉल की पूरी बात याद करने को कहता है। शुक्र है, उनमें से एक सोल्जर को थोड़ी कोरियन आती थी। उसने सुना था कि फोन पर पुरुष बोला था, कल मिलते हैं। सोल्जर की बातों और न्यूज़पेपर के कोड दोनों को मिलाकर जियान रोंग को यकीन हो जाता है कि अगले दिन शाम 6 बजे वही कपल एक टी हाउस में सप्लायर से मिलने वाले थे। जियान रोंग को लगता है कि सप्लायर को अब भी इनके मरने की खबर नहीं है, इसलिए वो दो प्रोसिक्यूटर्स को फेक हस्बैंड वाइफ बनाकर वहां भेजने का प्लान बनाता है। वाइफ की भूमिका न्यूबी प्रोसिक्यूटर यी जिन निभाएगी। हस्बैंड की भूमिका जियान रोंग का एक सहकर्मी निभाएगा। लेकिन सहकर्मी का अजीब चेहरा देखकर जियान रोंग कहता है, नहीं, इसे बदलो। वो यी जिन को पूरी बुसान प्रोसिक्यूशन टीम में से किसी को चुनने देता है और यी जिन सीधे जियान रोंग को ही चुन लेती है। अगले दिन दोपहर जियान रोंग और यी जिन पति पत्नी बनकर टी हाउस पहुंचते हैं। सप्लायर बहुत सतर्क व्यवहार करता है। वो सामने नहीं आता, बल्कि टी हाउस में फोन करता है और कहता है कि वे दोनों बस पकड़कर दूसरी जगह आएं। बस पहुंचते ही दोनों तय जगह उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार उनकी तरफ आती है और अंदर बैठे लोग उन्हें कार में बैठने को कहते हैं। कार के अंदर दोनों पक्ष अपने अपने पैसे और माल की पुष्टि करते हैं। अचानक कार वाला रेडियो बदल देता है और उस पर मर्डर न्यूज चल रही होती है। जैसे ही उनकी पहचान उजागर होती है, जियान रोंग और यी जिन तुरंत कार को रोकते हैं। वो आदमी कार से कूदकर भागता है। जियान रोंग उसके पीछे दौड़ता है। भागते भागते आखिर यी जिन अपनी टाइक्वांडो स्किल से उसे पकड़ लेती है और गिराकर हथकड़ी लगा देती है। जियान रोंग समझ जाता है कि ये आदमी मैनकाई बैंक का नंबर 2 है। आज की पूरी सिचुएशन देखकर जियान रोंग कंक्लूड करता है कि नंबर 2 अपने बॉस से छुपकर खुद डील्स कर रहा है। इसीलिए जियान रोंग उसके साथ नेगोशिएशन शुरू करता है। वो उसे आश्वासन देता है कि उसका राज वो छिपा लेगा और बदले में नंबर 2 को उसका अंदरूनी इन्फॉर्मेंट बनना होगा और बॉस को पकड़ने में मदद करनी होगी। नंबर 2 आखिरकार मान जाता है। जियान रोंग उसकी हथकड़ी खोलकर उसे छोड़ देता है। रात को साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए जियान रोंग यी जिन को पूरा प्लान समझा देता है। पहले वो नंबर 2 का उपयोग करके मैनकाई बैंक का सफाया करेगा, फिर नंबर 2 को बॉस की कुर्सी पर बैठाएगा और अंत में उसे भी खत्म कर देगा। नंबर 2 डील निभाता है और सीक्रेट डॉक्यूमेंट जला देने के बाद जियान रोंग को एक पेपर स्लिप देता है जिसमें मैनकाई बैंक के बॉस और जापानीज सप्लायर्स की मीटिंग की डेट और प्लेस लिखी होती है। असल में मैनकाई बैंक इसलिए बुसान में इतना पावरफुल था क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर था, और वो प्रोटेक्टर था नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो। बुसान इंटेलिजेंस ब्रांच का मिनिस्टर ही उनका असली गॉडफादर था।
हर महीने मैनकाय बैंक अपनी कमाई का 30% उस मिनिस्टर को देता था। लेकिन हाल ही में मिनिस्टर को जियान रोंग की गतिविधियों से शक हो जाता है और वो जिदय को डिपार्टमेंट चीफ होने के नाते आदेश देता है कि जियान रोंग को इमीडिएटली रोकना होगा। जिदय तुरंत ऑर्डर देता है कि जियान रोंग की पूरी पर्सनल और केस फाइल्स निकाली जाएं और फिर बुसान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में फोन करवाता है। जब फोन उठाने वाला कोई नहीं होता, नेशनल इंटेलिजेंस के लोग इंस्पेक्शन टीम बनकर अंदर घुस जाते हैं और प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस में छुपकर सुनने वाले डिवाइसेस लगा देते हैं। इसी दौरान जिदय को जियान रोंग की ड्रॉअर से एक फाइल मिलती है जिसमें एक फोटो होती है जहां मैनकाय बैंक का बॉस किसी आदमी को झुककर सलाम कर रहा होता है। ये मिस्ट्री मैन असल में जिदय खुद होता है। बाद में जियान रोंग वापस ऑफिस पहुंचता है। जिदय तुरंत जाने के बजाय अपनी पहचान बताकर उससे हाथ मिलाता है और झूठ बोलता है कि मैनकाय बैंक बॉस के नॉर्थ कोरिया लिंक्स की वजह से ये मामला नेशनल इंटेलिजेंस का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए प्रोसिक्यूटर्स को पीछे हट जाना चाहिए। जियान रोंग बाहर से हाँ कर देता है, लेकिन बाहर निकलते ही मन हंसता है। उसे जिदय की एक भी बात पर भरोसा नहीं था। उसके निकलते ही जिदय पूरे प्रोसिक्यूशन ऑफिस की वायर टैपिंग शुरू कर देता है। इस बीच जियान रोंग ईजिन से बात कर रहा होता है कि जापान की गैंग आज बुसान होटल में मैनकाय बैंक बॉस से मिलेगी और वो इसी मौके पर बॉस को पकड़ना चाहता है। जिदय ये पूरी बात सुन लेता है। अपनी सुरक्षा के लिए वो चुपचाप काउंटर प्लान बनाता है। जब उस रात मैनकाय बैंक और जापानीज गैंग की मीटिंग होती है, जियान रोंग बगल वाले कमरे में उनकी बातचीत सुन रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि किसी और कमरे में जिदय जियान रोंग को ही सुन रहा है। जैसे ही कंफर्म होता है कि दोनों गैंग्स डील करने वाले हैं, जियान रोंग तैयारी करता है कि अब रेड करेगा, लेकिन जिदय अचानक पूरी फ्लोर की बिजली बंद करने का आदेश दे देता है। बिजली जाते ही पूरी जगह अंधेरे में डूब जाती है। प्रोसिक्यूटर्स की मूवमेंट रुक जाती है। जिदय के लोग स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। प्रोसिक्यूटर्स अंदर फंस जाते हैं। दूसरी ओर इंटेलिजेंस एजेंट्स जापानीज गैंग और मैनकाय बैंक को कंट्रोल में ले लेते हैं। इमरजेंसी में जियान रोंग स्मोक ग्रेनेड उठाता है और उसे पूरी ताकत से नीचे फेंक देता है ताकि धुआं बाहर निकल जाए। खतरा फिलहाल टल जाता है, लेकिन पूरी ऑपरेशन असफल हो जाती है। जिदय ने बड़ी जीत हासिल कर ली। वो मैनकाय बैंक के बॉस और नंबर 2 को मिनिस्टर के सामने ले जाता है। मिनिस्टर गुस्से में दोनों को डांटता है क्योंकि उन्होंने उसे बताए बिना याकुजा से डील की, और गुस्से में वो बॉस जाओ मैनचाय को गोली मार देता है। जिदय धीरे से मिनिस्टर से कहता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, उन्हें मैनकाय बैंक को फिर से रिवाइव करने वाला कोई चाहिए। मिनिस्टर नंबर 2 को माफ कर देता है। फिर अकेले में जिदय नंबर 2 को आदेश देता है कि वो गैंग की कमान संभाले और वो उसके लिए याकुजा गैंग के सप्लाई रूट्स दोबारा शुरू करेगा। वो नंबर 2 को कहता है कि लोगों को जमा करो और फैक्ट्री वापस चलाओ, क्योंकि अब जिदय खुद मिनिस्टर की जगह लेना चाहता है और गैंग से मिलकर सत्ता पकड़ने का सपना देख रहा है। जियान रोंग की पहली कोशिश ही नाकाम हो जाती है। उसे शक होने लगता है कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो चुकी है। वो अपने ऑफिस में इधर उधर चेक करना शुरू करता है कि कहीं अंदर लिसनिंग या बगिंग डिवाइसेस तो नहीं लगे हुए। सचमुच अच्छी तरह तलाश करने के बाद उसे कई जगह छुपे हुए लिसनिंग डिवाइसेस मिल जाते हैं। उसे पिछले दिन जी डे के ऑफिस आने की बात याद आती है। जियान रोंग को अचानक पूरा सच समझ में आ जाता है। कोई कहता है, जरा चेक करो पुल पर हमारे पीछे कौन कौन लगा हुआ था। उसी दिन जी डे बुसान इंटेलिजेंस ब्रांच के डायरेक्टर हुआंग के साथ चीफ चियोन से मिलने जाता है। चीफ चियोन प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी चीफ है और वो प्रेसिडेंट के सबसे पावरफुल और नजदीकी लोगों में से एक है। उसकी हैसियत नामसान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के बराबर मानी जाती है। चीफ चियोन के अलावा इस मीटिंग में एक बहुत खूबसूरत औरत भी मौजूद है। इस औरत का नाम जिंग जी है। वो एक हाई क्लास गेस्ट हाउस की मालकिन है। चेहरे मोहरे से खूबसूरत होने के अलावा उसके गेस्ट हाउस में आने जाने वाले सब बड़े बड़े अफसर और पावरफुल लोग होते हैं। इसी वजह से जिंग जी के पास देश की पावर सर्कल से जुड़े बहुत से गुप्त राज और इन्फ्लुएंस हैं। जी डे से मिलने के बाद जिंग जी बहुत जल्दी समझ जाती है कि ये आदमी पावर और अथॉरिटी के लिए कितना भूखा और एम्बिशियस है। जब चीफ चियोन और डायरेक्टर हुआंग वहां से चले जाते हैं, जिंग जी अपने बॉडी लैंग्वेज से जी डे को और ज्यादा ल्योर करने लगती है। वो जी डे के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाती है और जानबूझकर अपनी टांगों और पैरों से इस दिखने में ठंडे और सीरियस आदमी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। यहां तक कि वो खुद ही पहल करके कहती है कि वो उसके करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद कर सकती है। जिंग जी और जी डे के बीच चल रही ये फ्लर्टिंग चीफ चियोन की नजर से भी बच नहीं पाती। चीफ चियोन डायरेक्टर हुआंग को समझाता है कि जी डे को इस खास औरत पर कड़ी नजर रखनी होगी और किसी भी हालत में उसे हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। बाद में डायरेक्टर हुआंग जी डे को बताता है कि जिंग जी के पास एक खास नोटबुक है जिसमें उन सारे मर्दों के नाम लिखे हैं जिनके साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप रहा है। उसी नोटबुक में उसके बच्चे के असली बाप का नाम भी शामिल है। मगर असली इशू ये नहीं है कि बच्चे का बाप कौन है। असली प्रॉब्लम उस नोटबुक में लिखे बाकी सारे मर्द हैं। वो सब बड़े बड़े अफसर्स और हाई लेवल वीआईपीज हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि वो उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर हो सकता है।
और उससे भी ज्यादा कोई नहीं चाहता कि लोगों को उसके गंदे अफेयर्स और स्कैंडल्स के बारे में पता चले। डायरेक्टर हुआंग जीडे को चेतावनी देता है कि जिंग जी बहुत ही चार्मिंग और सिडक्टिव औरत है। उसमें ऐसा जादू है कि मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं। जीडे के लिए बेहतर होगा कि वो भी बाकी मर्दों की तरह उसके जाल में न फंसे। जीडे छाती ठोक कर वादा करता है कि वो कभी भी उसके चार्म के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन जिंग जी वाकई बाकी औरतों से अलग है। उस बेहद इंपॉर्टेंट नोटबुक को हासिल करने के लिए जीडे को ऑर्डर मिलता है कि वो जानबूझकर जिंग जी के करीब जाए। लेकिन जिंग जी उसे दूर धकेलने के बजाय खुद ही उसके और ज्यादा करीब आने लगती है। वो उसके कानों में धीमी आवाज में छेड़ने वाली बातें फुसफुसाती है और कहती है कि वो जीडे जैसे हैंडसम आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है। प्यार मोहब्बत की इन बातों के अलावा जिंग जी एक बार फिर ये बात छेड़ती है कि वो जीडे को पावर दिलाने में मदद कर सकती है। जब बात पावर पर आती है तब आखिरकार जीडे की भी सच में इंटरेस्ट जाग उठती है। जिंग जी को अच्छी तरह पता है कि पावर कैसे चलती है और सिस्टम कैसे काम करता है। वो जीडे को समझाती है कि अगर उसे पावर पकड़नी है तो सबसे पहले उसे कैश फ्लो पर कंट्रोल करना होगा। उसके मुताबिक जब तक पैसे पर उसका कंट्रोल है, जीडे एक दिन चीफ चियोन की कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। जीडे उसी बात को पकड़कर आगे बढ़ता है और बातचीत में जापान के यकूजा या ब्लैक गैंग का जिक्र करता है। वो खास तौर पर गैंग के नंबर 2 मिस इकिदा का नाम लेता है और कहता है कि वो उसे दोबारा मिलना चाहता है। जिंग जी बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत हाँ कर देती है। जाते जाते वो जीडे की तरफ एक और जबरदस्त सिडक्टिव नजर फेंकती है। जिंग जी की सेट की हुई मीटिंग के मुताबिक थोड़े ही समय में जीडे जापान पहुंच जाता है और आराम से मिस इकिदा से मिल भी लेता है। दोनों जब अकेले में बात कर रहे होते हैं, मिस इकिदा जिंग जी का जिक्र छेड़ती है और पूछती है कि क्या जिंग जी को इस ट्रिप का असली मकसद पता भी है या नहीं। जीडे मानता है कि शायद जिंग जी सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती कि वो और मिस इकिदा मिलकर पुरानी गैंग मैंचाई बैंक की जगह लेना चाहते हैं और ड्रग्स का बिजनेस सीधे यकूजा के साथ करना चाहते हैं। इस डील को पक्का करने के लिए जीडे मिस इकिदा के बिल्कुल पास आकर बैठता है। उसके होठों पर हल्की सी सिडक्टिव मुस्कान रहती है और वो बातें भी ऐसे अंदाज में करता है जिनमें साफ साफ सेक्सुअल और लालच भरे इशारे छिपे हैं। जब जीडे की बहन को पता चलता है कि वो जापानीज यकूजा के साथ ड्रग्स का बिजनेस करने जा रहा है तो सू योंग साफ साफ इसका विरोध करती है। आखिर उसका भाई नेशनल इंटेलिजेंस में एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस चीफ है। जीडे बहन को मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि वो अब पहले की तरह गरीबी और ह्यूमिलिएशन में नहीं जी सकते। ऊपर से ये ड्रग बिजनेस सिर्फ कोरिया में बन रहा माल है। ये देश के अंदर बेचने के लिए नहीं बल्कि बाहर जापान एक्सपोर्ट करने के लिए है। जीडे की नज़र में ड्रग बिजनेस न सिर्फ उसकी खुद की पैसा और पावर की भूख को पूरा करेगा बल्कि देश के लिए फॉरेन करेंसी भी लेकर आएगा। यानी वो खुद को नई दौर की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन देने वाला मानता है। आखिरकार बहन मान जाती है और जीडे की मदद के लिए फैक्ट्री के अकाउंट संभालने का वादा करती है। इसके बाद जीडे मैंचाई बैंक गैंग के नंबर 2 से ऑफिशियली कॉन्टैक्ट करता है और उसकी लीड में वो उस नई दवा फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करता है जो अब प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। वो नंबर 2 को हिदायत देता है कि ऐसी क्वालिटी की दवा बनाओ जो पूरे जापान की मार्केट पर राज कर सके और बिना उसकी इजाजत ये माल कभी भी कोरिया के अंदर नहीं बिकना चाहिए। जीडे की सेटअप की वजह से कुछ ही समय में उसकी बहन सू योंग फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब पर लग जाती है। ड्रग बनाने के टॉप लेवल एक्सपर्ट्स भी वहां बुला लिए जाते हैं और उनके साथ साथ कई ट्रक भरकर सुअर भी मंगाए जाते हैं। पिग फार्म के पीछे ही असली छुपा हुआ ड्रग लैब बनाया गया है। इन सुअरों को रखने का मकसद ये है कि ड्रग बनाने से उठने वाली तीखी केमिकल स्मेल सुअर खाने की बदबू में छुप जाए। जैसे जैसे फैक्ट्री फुल स्पीड से चलने लगती है, जीडे जिंग जी से मिलना जुलना जारी रखता है। एक दिन डायरेक्टर हुआंग का फोन आता है। उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों होते हैं। वो जीडे को वार्निंग देता है कि जिंग जी अब प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी मेयर नो से मिलने जा रही है और जीडे को किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। लेकिन इस बार जीडे उससे नजरें नहीं रख पाता और उसे खो देता है। तब तक जिंग जी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी मेयर नो से मिल भी चुकी होती है और अपने बच्चे के पिता की आइडेंटिटी का कार्ड दिखाकर उसे खुलकर धमकाती है। वो मांग करती है कि वो कुछ ऐसा इंतजाम करे कि वो कोरिया में ही रह सके। उसके लिए जमीन खरीदी जाए, शराब खाना और एक शानदार विला भी दिलाया जाए। मेयर गुस्से और शर्म से तिलमिला उठता है, लेकिन जिंग जी फिर भी उस पर हंसती हुई थोड़ी पागल सी लगने वाली एटीट्यूड से पेश आती है। उसने जिंदगी में बहुत लोग और बहुत हालात देखे हैं, इसलिए उसे लगता है कि ये सब थ्रेट्स अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहे। मेयर से निकलने के बाद जिंग जी को जीडे की तरफ से मिलने का इनविटेशन मिलता है। यह पहली बार है जब जीडे खुद इनिशिएटिव लेकर उसे मिलने बुलाता है। इस मुलाकात में जीडे का लहजा ठंडा और सख्त होता है। वो उसे कोरिया छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार किया हुआ पासपोर्ट थमाता है और साफ कहता है कि उसे अपना वो नोटबुक उसे सौंपना होगा। लेकिन जिंग जी एक मासूम लड़की की तरह बर्ताव करती है। वो चाहती है कि जीडे आज की रात उसी के साथ रुके और उसका साथ दे। बातों बातों में वो कहती है कि उसे पहले ही अंदाजा हो चुका है कि जीडे मिस इकिदा से मिलने क्यों गया था और वही जानकारी वो अब अपनी बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करती है। वो बदले में जीडे से अपनी प्रोटेक्शन की गारंटी मांगती है। जीडे आखिरकार कॉम्प्रोमाइज करके उसे हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद जिंग जी होटल के कमरे में उसी हैंडसम आदमी का इंतजार कर रही होती है।
लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से निकलती है, उसे पता चलता है कि जीडे बिना कुछ कहे चुपचाप जा चुका है। वो टेबल पर रखी पूरी जल चुकी सिगरेट की राख को घूरती है और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। असल में अब तक उसने जो कुछ भी किया सिर्फ जीने और सरवाइव करने के लिए किया, और कहीं ना कहीं प्यार किए जाने की उम्मीद में किया। बर्फीली आंधी वाली काली रात में जिंगजी होटल से निकलकर कार में बैठ जाती है। अचानक कुछ गाड़ियां आकर उसकी कार के आगे रास्ता रोक लेती हैं। एक गाड़ी से उतरकर जो आदमी उसके पास आता है वो जीडे ही होता है। जीडे चुपचाप उसके सामने खड़ा रहता है और जिंगजी भी कुछ नहीं पूछती। उसे पहले ही अंदाजा हो चुका है कि जीडे यहाँ किस मकसद से आया है, और शायद अपने अंजाम, अपनी किस्मत का भी उसे पूरा एहसास हो चुका है। जीदे तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और ठंडी सर्द रात में वो उसी औरत की तरफ जानलेवा गोली चला देता है जिसने कभी थोड़ी देर के लिए उसके दिल को सच में छुआ था। जब जीदे अपनी युक्ति यानी इच्छा या लालच के पीछे पूरी तरह पागल सा भाग रहा होता है, ठीक उसी समय प्रोसिक्यूटर गनयोंग हर तरह से कोशिश कर रहा होता है कि इस अंधेरे और गंदे सिस्टम को खत्म कर सके। दोबारा उसके फोन या बातें टैप न हो जाएं, इससे बचने के लिए गनयोंग एक फैक्ट्री को अपना अस्थायी इन्वेस्टिगेशन मुख्यालय बना लेता है और 2 जूनियर साथियों के साथ वहीं दिन रात बैठकर केस पर मीटिंग और चर्चा करता है। पहले से मिली हुई इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग क्लूज या जानकारियों के आधार पर गनयोंग को पूरा यकीन हो चुका है कि बुसान एनआईएस ब्रांच मैनचे गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। अब जबकि गैंग का बॉस जो मैनचे गायब हो चुका है, ये ऑलमोस्ट तय है कि बुसान ब्रांच ड्रग्स का पूरा धंधा संभालने के लिए उसी गैंग के सेकंड इन कमांड पर भरोसा करेगी, और वो लोग किसी लोकल गैंग बॉस को भी अपने साथ जोड़कर उसी के जरिए ये धंधा चलवाएंगे। इस समय गनयोंग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस जीदे पर लगा दिया है और ज्यादा क्लूज पाने के लिए उसका असिस्टेंट यी जीन जीदे की छोटी बहन के पास डेलिबरेटली जाना शुरू करती है। जीदे की बहन सुयोंग एक निटिंग क्लास में जाती है तो ये जिन भी उसी कोर्स में एडमिट हो जाती है और मौका देखकर सुयोंग से ऐसे घुल मिल जाती है जैसे वो उसकी अपनी सगी बहन हो और उससे बहन जैसा रिश्ता बना लेती है। सुयोंग से बातें करते करते ये जिन को उससे कई इंपॉर्टेंट बातें और क्लूज मिलती हैं। उसे पक्का पता चलता है कि जीदे सच में कुछ सालों तक जापान में रहने वाला कोरियन था। जापान में रहते समय उसने लोगों की बड़ी बेइज्जती, ठंडे रवैये और भेदभाव का सामना किया था, और जब उनके माँ बाप की डेथ हो गई तो बड़े भाई होने के नाते जीदे ने ही अपने छोटे भाई और बहन की परवरिश का पूरा बोझ उठा लिया। इसके अलावा ये जिन ने मैनचे गैंग के सेकंड इन कमांड का छुपा हुआ ठिकाना भी ढूंढ निकाला। उसने कंफर्म किया कि सेकंड इन कमांड अभी तक जिंदा है, और खबर यह है कि वो आदमी दोबारा अपने पुराने गुंडों को इकट्ठा कर रहा है और ड्रग बनाने वाले केमिस्ट्स, फार्मासिस्ट्स को भी बुला रहा है। ये जिनकी इस इन्वेस्टिगेशन ने साबित कर दिया कि गनयोंग की अर्लियर जजमेंट बिल्कुल सही थी। अब साफ दिख रहा है कि ये सेकंड इन कमांड ही जीदे के खिलाफ सबूत पाने की सबसे बड़ी की या ब्रेक थ्रू बन सकता है। इसके बाद गनयोंग एक पार्टी या गैदरिंग में शामिल होता है। वहां वो बुसान ब्रांच के डायरेक्टर हुआंग से मिलता है और जानबूझकर बातों बातों में मेंशन करता है कि मैनचे गैंग का सेकंड इन कमांड इस समय ड्रग बिजनेस चला रहा है। जैसा उसने सोचा था, डायरेक्टर हुआंग तुरंत अनजान बनने का नाटक करने लगता है, सब कुछ नहीं जानने का ड्रामा करता है। इससे गनयोंग का शक और मजबूत हो जाता है कि बॉस जो मैनचे को या तो बुसान ब्रांच ने या खुद डायरेक्टर हुआंग ने खत्म करवा दिया है। लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस होता है कि डायरेक्टर हुआंग ड्रग्स के एक्चुअल धंधे के डिटेल से ज्यादा वाकिफ नहीं दिखता। यहां से गनयोंग ये गैस लगाता है कि शायद जीदे डायरेक्टर हुआंग से चुपचाप छुपाकर मैनचे गैंग के सेकंड इन कमांड के साथ सीधे डील कर रहा है और उसी के साथ मिलकर ड्रग्स बेच रहा है। जीदे और मैनचे गैंग की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ गनयोंग अपने प्रोसिक्यूटर वाले अधिकार से उस मैरिड कपल की हत्या करने वाले दोनों अमेरिकन सोल्जर्स के खिलाफ केस दाखिल कर देता है। वो बहुत मजबूत और साफ साफ सबूतों के आधार पर दोनों के लिए डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा की मांग करता है। गनयोंग के लिए यूएस कोरिया रिलेशंस, डिप्लोमैटिक प्रेशर या फॉरेन पॉलिसी जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उसकी जिम्मेदारी और उसका मिशन। दूसरी तरफ एक और इंटेलिजेंस सेक्शन चीफ से डायरेक्टर हुआंग को पता चलता है कि जीदे ने जापान में खुद से ही याकुजा या गैंग के लोगों से मुलाकात की और मैनचे गैंग के सेकंड इन कमांड को ड्रग बिजनेस चलाने की पूरी छूट दे दी। ये सुनकर डायरेक्टर हुआंग के मन में भी लालच जागने लगता है। आखिर सब जानते हैं कि इस ड्रग का धंधा बहुत भारी प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है, इसलिए जल्द ही डायरेक्टर हुआंग जीदे को बुलवाकर उससे बात करने बैठ जाता है। डायरेक्टर के सवाल, टोक टाक और छुपे हुए दबाव के सामने जीदे उसी के साथ डील कर लेता है। वो वादा करता है कि आगे से हर महीने वो हुआंग को 3 अरब वॉन यानी 300 करोड़ वॉन देगा। थोड़ी देर बाद जीदे उसी कॉलीग चीफ प्यो के पास पहुंचता है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की थी और उससे कड़ाई से सवाल करता है। प्यो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए सारी जिम्मेदारी गनयोंग पर डाल देता है। वो झूठ बोलता है कि जीदे और सेकंड इन कमांड की डील्स के बारे में डायरेक्टर हुआंग को सब कुछ गनयोंग ने ही बताया था। जीदे भी फिर एक शर्त रखता है। वो चीफ प्यो से कहता है कि वो उसे मेयर चंद से मिलवाए, उसकी पहचान कराए। जीदे को पहले से पता था कि चीफ प्यो असल में मेयर चंद का ही गुप्त आदमी या जासूस है जिसे डायरेक्टर हुआंग के पास निगरानी के लिए भेजा गया है।
उधर बातें घुमा फिरा कर पूछते पूछते यीजिन को पता चलता है कि जीदे की बहन सू योंग आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी डेट पर जा रही है और उसका बॉयफ्रेंड कोई अजनबी नहीं बल्कि वही है मैनचे गैंग का सेकंड इन कमांड। गन्योंग उनका पीछा करते हुए सिनेमा तक पहुंचता है। वो वहीं सेकंड इन कमांड को वार्निंग देता है कि अगली बार जब भी ड्रग्स की शिपमेंट निकले तो सबसे पहले उसी को खबर करनी होगी। थोड़ी देर बाद जीदे खुद ही गन्योंग से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि वो दोनों साथ में एक खाना खा लें। जगह भी वो प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के अंदर ही तय करता है। खाने की टेबल पर जीदे और गन्योंग दोनों ही बैठे तो हैं पर किसी का ध्यान खाने पर नहीं। दोनों के दिमाग में सिर्फ अपने अपने हिडन मकसद घूम रहे हैं। जीदे ये परखना चाहता है कि गन्योंग ने उसके खिलाफ कितनी गहराई तक इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वहीं गन्योंग जीदे का मजाक उड़ाते हुए उसके ड्रग बिजनेस को देशभक्ति कहने वाली बात पर तंज कसता है। आखिर में गन्योंग ही पहले अपना कार्ड खोलता है और जीदे को साफ साफ चेतावनी देता है कि उसे गिराना इतना आसान नहीं है। जवाब में जीदे भी उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि उसने भी गन्योंग के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की रखी है। उसे ये तक पता है कि जीदे का एक छोटा भाई है जो बाहर आर्मी में सर्विस कर रहा है। दोनों के इस तरह सारे ट्रम्प कार्ड्स दिख जाने के बाद वो डिनर बेहद तनाव और खराब माहौल में खत्म हो जाता है। इसके बाद जीदे अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वो गन्योंग की बहन और उसके पिता से जुड़ी सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स तैयार रखें। कुछ ही समय बाद मैनचे गैंग का सेकंड इन कमांड चुपके से गन्योंग से संपर्क करता है। फैक्ट्री में बने पहले बैच की ड्रग्स तैयार हो चुकी हैं और अब उन्हें जापान भेजा जाना है। सेकंड इन कमांड गन्योंग को शिपमेंट के समय के साथ उसका ठीक ठीक स्थान या रूट भी यीजिन को बता देता है। यीजिन को जापानीज भाषा आती है, इसलिए इस बार वो गन्योंग के साथ जापान बिजनेस ट्रिप पर जाएगी। दोनों का प्लान है कि वहां जाकर जीदे पर नजर रखें और उसका पीछा करें। इधर जीदे को दोबारा डायरेक्टर हुआंग ने बुला भेजा है। हुआंग ये सोचकर कि कहीं जीदे कोई चाल न चले, उसे आदेश देता है कि जापान जाते समय वो चीफ प्यो को भी साथ लेकर जाए। जीदे ऊपर से तो मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डायरेक्टर हुआंग की हर बात को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है। उसे साफ साफ सुनाई देता है कि हुआंग चीफ प्यो को कह रहा है कि वो जीदे पर कड़ी नजर रखे और वापसी में जहाज पर ही उसे मार डाले। कुछ दिन बाद एक रात गन्योंग और यीजिन जापान पहुंचते हैं और ओसाका के एक होटल में रुकते हैं। उसी समय जीदे और चीफ प्यो ड्रग्स लेकर मिस इकेदा से मिलने पहुंचते हैं और थोड़ी दूरी पर यीजिन लगातार उनका पीछा कर रही होती है और छुपकर उनकी तस्वीरें ले रही होती है। जब ड्रग्स की डील पूरी हो जाती है तो मिस इकेदा के इनवाइट पर जीदे ओसाका के कोरियन टाउन की तरफ जाता है। ये वही इलाका है जहां मिस इकेदा और जीदे ने अपने बचपन के दिन गुजारे थे। इस पुराने और परिचित मोहल्ले में मिस इकेदा जीदे को बताती है कि उसकी सप्लाई बहुत कम है। उसे अभी जितनी मात्रा मिल रही है उसे उसका कम से कम 10 गुना ज्यादा माल चाहिए, तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे पुराने बॉस को हटा पाएगी, गिरा पाएगी। मिस इकेदा वादा करती है कि वो जीदे को ड्रग बनाने के ढेर सारे रॉ मटेरियल्स देगी। बदले में उसे चाहिए कि जीदे किसी और जगह पर एक स्थिर बड़ा सप्लाई नेटवर्क खड़ा करे। दोनों के बीच डील फाइनलाइज हो जाती है। वापसी के जहाज के केबिन में जीदे बैठकर पैसों की गिनती कर रहा होता है। तभी धीरे धीरे चीफ प्यो अंदर आता है, बंदूक सीधा जीदे की तरफ ताने हुए। बाहर गन्योंग और उसके साथी अभी भी दूर से इस जहाज पर नजर रखे हुए होते हैं। अजीब बात यह होती है कि उन्हें जीदे के नीचे उतरने की झलक तक नहीं मिलती। उनकी नजर में तो सिर्फ डायरेक्टर हुआंग ही जहाज से उतरता दिखता है। चीफ प्यो हुआंग की कार में बैठता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसने जीदे को हटा दिया है। गन्योंग हुआंग की कार का पीछा करना शुरू कर देता है। उनका एक और साथी वहीं जहाज के पास रुककर शिप की निगरानी करता रहता है। डायरेक्टर हुआंग की कार पहाड़ी रास्तों से होकर ऊपर की तरफ जाती है और एक पहाड़ी पर बनी टेम्पल यानी मंदिर के पास आकर रुक जाती है। वो अंदर जाता है और एक छुपे हुए रास्ते से मंदिर के अंडरग्राउंड बेसमेंट में उतरता है। ये बेसमेंट उसका काला धन या ब्लैक मनी छुपाने की जगह है। लेकिन जब वो तिजोरी खोलता है तो अंदर सब कुछ पूरी तरह खाली मिलता है। तभी अंधेरे से जीडाई बिल्कुल आराम से सामने चलता हुआ आता है। डायरेक्टर हुआंग अभी सिचुएशन समझ ही रहा होता है कि जीडाई बिना कुछ कहे सीधे उस पर गोली चला देता है। इसी दौरान ग्योन्यांग भी टेम्पल तक उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है, बेसमेंट ढूंढ लेता है और वहां डायरेक्टर हुआंग की लाश देखता है। अंधेरे कोने में छुपा जीडाई उसी वक्त ग्योन्यांग की तरफ ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन किस्मत से ग्योन्यांग ने अभी तक उसे देख ही नहीं लिया होता। ग्योन्यांग जैसे ही बाहर निकलकर फोन से पुलिस को कॉल करने लगता है, जीडाई बेसमेंट के अंदर ही आग लगा देता है। ग्योन्यांग की इमरजेंसी कॉल बीच में ही कट जाती है। धीरे धीरे पूरा मंदिर आग की लपटों से जलने लगता है। अंधेरे में छुपी हुई ये सारी बुराई अब सचमुच अपने दांत और पंजे दिखाने लगी है। ग्योन्यांग जीडाई का पीछा करते करते टेम्पल तक तो पहुंच चुका था, लेकिन अफसोस सब कुछ रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो पूरी तरह वहां पहुंचकर हालात संभालता, जीडाई का सीनियर डायरेक्टर हुआंग पहले ही मार दिया जा चुका था। सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए जीडाई ने टेम्पल के अंदर जानबूझकर आग लगा दी और ग्योन्यांग को पूरा भरोसा हो जाता है कि हुआंग की मौत के पीछे जीडाई है। लेकिन इस समय उनके हाथ से जीडाई फिर से फिसल चुका है और ठोस लीगल सबूत भी उनके पास नहीं है। इसलिए ग्योन्यांग फैसला करता है कि अब वो जीडाई के कलीग से शुरुआत करेगा, यानी इंटेलिजेंस विभाग के चीफ प्यो से, और उसी के जरिए ये सच बाहर निकालेगा।
बिना ज्यादा सवाल जवाब किए चीफ प्यो को डायरेक्टर हुआंग की हत्या के शक में सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ शुरू होती है, लेकिन चीफ प्यो झूठ बोलता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैसे जैसे इंटेरोगेशन का समय बढ़ता जाता है, ग्योनियंग बात का रुख बदलकर चीफ प्यो को समझाने लगता है। वो कहता है, अगर तुम मरते दम तक सच बोलने से इनकार भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जीडई के लिए अभी की पूरी सिचुएशन तो उसके लिए ही फायदेमंद है। चीफ प्यो एक मर्डर सस्पेक्ट बनकर जेल में सड़ रहा है और जीडई आराम से बाहर आजाद घूम रहा है। ग्योनियंग की ये बातें सुनकर चीफ प्यो सच में अंदर से हिलने लगता है, लेकिन ठीक उसी समय ऊपर से सीधा आदेश आता है कि चीफ प्यो को रिहा कर दिया जाए। ये सुनते ही ग्योनियंग गुस्से से भर जाता है और अपने सीनियर के पास पहुंच जाता है। उसका सीनियर बेबस होकर उसे बताता है कि चीफ प्यो की रिहाई का आदेश सीधे उच्च स्तर से आया है। सीनियर जिस उच्च स्तर की बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का खास आदमी मेयर चॉन है। इससे कुछ समय पहले जीडई मेयर चॉन से मिलने गया था और उसके सामने पूरी मेज भर के कैश रख दिया था। ये वही कमीशन या एडवांस मनी था जिसे डायरेक्टर हुआंग ने मेयर चॉन से छुपाकर इधर उधर कर दिया था। पैसों के अलावा जीडई ने मेयर चॉन को एक नोटबुक भी दी। ये वही नोटबुक थी जो उसने जिंजी को मारने के बाद उसके बैग से निकाली थी, एक सीक्रेट रिकॉर्ड। उस नोटबुक में उन सारे मर्दों के नाम लिखे थे जो जिंजी के साथ शारीरिक या रोमांटिक रिश्ता रख चुके थे, और उन नामों में मेयर चॉन खुद भी शामिल था। जीडई एक तरफ से इस चीज से उसे धमकाता है और दूसरी तरफ इसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि डायरेक्टर हुआंग की जगह अब उसकी प्रमोशन हो, यानी वही उसकी कुर्सी ले ले और मेयर चॉन आगे की ज्यादा बड़ी डील सीधे उसी को सौंप दे। जीडई पर पूरा भरोसा है कि वो मेयर चॉन और प्रेसिडेंट दोनों के लिए सैकड़ों करोड़ यानी अरब वॉन कमा सकता है। मेयर चॉन को जीडई की एम्बिशन और कैपेबिलिटी पसंद आ जाती है और इसके बदले में जीडई को पहले से भी कई गुना ज्यादा पावर मिल जाती है। इसी रिश्ते की वजह से चीफ प्यो को छोड़ दिया जाता है। रिहा होने के बाद चीफ प्यो जीडई से वादा करता है कि डायरेक्टर हुआंग की हत्या में जीडई की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो भी पूछताछ हुई है उसने उसके बारे में ना तो ग्योनियंग को कुछ बताया है और ना ही मेयर चॉन को कुछ बताया है। लेकिन समस्या यह है कि ग्योनियंग हालात को जितनी डिटेल में जानता है उससे जीडई समझ जाता है कि एजेंसी के अंदर जरूर कोई मोल यानी अंदरूनी गद्दार है, और चतुर जीडई को जल्दी ही शक जाता है मांचे गैंग के सेकंड इन कमांड पर। उसी रात वो फैक्ट्री में जाकर उसी सेकंड इन कमांड से मिलने पहुंचता है। बात करते करते जीडई इशारों इशारों में अपनी पिस्तौल में गोली भरने लगता है और फिर बंदूक सीधे सेकंड इन कमांड की छाती पर तान देता है। वो उसे घूर कर पूछता है कि कहीं वो ग्योनियंग के साथ मिलकर उसे बेच तो नहीं रहा, धोखा तो नहीं दे रहा। सेकंड इन कमांड बहुत कोशिश करता है कि उसका डर और घबराहट चेहरे पर न दिखे। वो उल्टा जीडई से कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो सीधे गोली मार दो। जीडई के शक करने के बाद सेकंड इन कमांड फिर से ग्योनियंग से मिलने जाता है। वो बताता है कि अभी हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वो कहता है कि वो बस आखिरी बार ही ग्योनियंग की मदद कर सकता है और उम्मीद करता है कि इस बार ग्योनियंग जीडई को एक ही बार में खत्म कर दे ताकि वो भी चैन की सांस ले सके। सेकंड इन कमांड से मिली क्लूज के आधार पर ग्योनियंग तुरंत एक गिरफ्तारी ऑपरेशन प्लान करता है। वो अपने लोगों को दो टीमों में बांट देता है। एक टीम को समुद्र में भेजा जाता है ताकि ड्रग्स लेकर आने वाले जहाज पर घात लगा सके, दूसरी टीम को ड्रग फैक्ट्री पर अचानक छापा मारने भेजा जाता है। लेकिन नतीजा पूरी तरह से ग्योनियंग की उम्मीद के खिलाफ जाता है। जहाज और फैक्ट्री दोनों जगहों से सिर्फ सिगरेट वगैरह जैसे आम सामान बरामद होते हैं, ड्रग्स का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तब ग्योनियंग को एकदम समझ आता है कि सेकंड इन कमांड ने उसे बेवकूफ बनाया है। असलियत यह है कि सेकंड इन कमांड जान से डरता है और उसने जीडई के सामने पहले ही मान लिया था कि उसने उसे धोखा दिया है। ग्योनियंग से संपर्क करना भी उसके लिए बस इतना था कि वो जीडई के सामने कुछ कर्मों का प्रायश्चित जैसा दिखाकर अपनी गलती हल्की कर सके। ग्योनियंग इस तरह खाली हाथ लौट आता है और जीडई भी सेकंड इन कमांड की गद्दारी पर ज्यादा कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे कुछ समय के लिए फैक्ट्री से दूर छुपकर रहने को कह देता है ताकि तूफान शांत हो जाए। उधर ग्योनियंग कसम खाता है कि वो सेकंड इन कमांड को जरूर ढूंढ निकालेगा। वो आदेश देता है कि उसके लोग हर ट्रांजिट पॉइंट पर निगरानी रखें। इसी क्रूशियल समय पर इंस्पेक्शन टीम उसके ऑफिस में पहुंचती है। वो बताते हैं कि उन्हें एक एनोनिमस टिप मिली है। खबर यह है कि प्रोसिक्यूटर्स के अंदर ही कोई ऐसा है जो जब्त किए गए ड्रग्स को चुपके से बेच रहा है। ये सुनकर तुरंत ग्योनियंग समझ जाता है कि ये दुश्मनों की साजिश है, फंसाने की कोशिश। अपने जूनियर्स को बचाने के लिए ग्योनियंग अपने सीनियर के पास जा पहुंचता है। सीनियर उसे समझाता है कि उसे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए और अब और सीधे टकराने वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि अब का जीडई पहले वाला जीडई नहीं रहा, उसके पीछे मेयर चॉन जैसा ताकतवर आदमी खड़ा है। लेकिन ग्योनियंग अब भी पहले जैसा ही है। वो दीवार पर लिखे हुए बड़े बड़े शब्दों की तरफ इशारा करता है, सिद्धांतों पर डटे रहो, राइट रास्ता अपनाओ, जैसे 8 बड़े अक्षर। वो कहता है कि वो जनता का प्रोसिक्यूटर है और अपनी ड्यूटी या मिशन को कभी नहीं भूलेगा, चाहे जान चली जाए। कई बार हार और झटके खाने के बाद ग्योनियंग कोई नया तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो जीडई की कमजोरी यानी सॉफ्ट स्पॉट को इस्तेमाल करेगा, और ये कमजोरी है जीडई का छोटा भाई जीहेन। जीहेन इस समय आर्मी में सर्विस कर रहा है और हाल ही में वहां एक बहुत बड़ा इंसिडेंट घट चुका है। एक दिन
लगातार बुलिंग का शिकार होने के बाद एक सैनिक गुस्से में डॉर्मेट्री में घुस जाता है और जिन सीनियर सोल्जर्स ने उसे तंग किया था उन सबको गोली मारकर मार देता है। थोड़ी ही देर में इन्वेस्टिगेटर्स इस घटना की जांच करने पहुंचते हैं और सबसे पहले वो जीहेन को ही बुलाते हैं। वजह यह है कि जीहेन ने गवाही दी थी कि कंपनी कमांडर ने उस सोल्जर का ट्रांसफर एप्लीकेशन पहले ही ठुकरा दिया था। अगर ये बात सच निकली तो कंपनी कमांडर को नेचुरली जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेटर जीहेन को इशारे इशारे में समझाता है कि कंपनी कमांडर का घराना बहुत ताकतवर है और उसका बैकिंग बहुत स्ट्रांग है। जीहेन तुरंत समझ जाता है कि इन्वेस्टिगेटर क्या चाहता है। सामने वाला चाहता है कि सारा दोष वो अपने सर ले ले, यानी स्केपगोट बन जाए। लेकिन अपने बड़े भाई जीडाई की तरह जीहेन भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई आसानी से कुर्बानी का बकरा बना सके। जीहेन इन्वेस्टिगेटर से साफ साफ कह देता है कि अगर उसे बलि का बकरा बनाना ही है तो वो भी किसी एक को अपने साथ नीचे खींचे बिना नहीं मरेगा। वो कहता है कि वो किसी को भी अपनी जिंदगी और करियर बर्बाद नहीं होने देगा। उसी दिन ग्योन यंग जीहन से मिलने आता है। वो उसे समझाता है कि उसके भाई बहन का ड्रग्स के धंधे में होना कितना गंभीर मामला है। वो चाहता है कि जीहन अपनी बहन को समझाए और सोयोंग को कहे कि वो खुद जाकर सरेंडर कर दे, लेकिन जीहन बेहद चालाक निकलता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ग्योन यंग के पास सबूत नहीं है, इसलिए वो उसे अपने जरिए ब्रेक थ्रू खोलना चाहता है। मगर जीहन अपने भाई बहन से गद्दारी नहीं करेगा और जल्दी ही जीदे को पता चल जाता है कि उसके भाई को आर्मी में क्या झेलना पड़ा है। भाई की मदद के लिए जीदे सीधा मिलिट्री कैंप पहुंच जाता है और बिना कुछ सुने भाई के सीनियर ऑफिसर को जोर जोर से लात घूंसे मारने लगता है। लेकिन उसका भाई जरा भी नहीं पिघलता। वो भी अपने भाई की तरह पावर चाहता है और ऊपर उठना चाहता है, पर वो ये सब अपनी मेहनत से हासिल करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे जो चाहिए वो लीगल और प्रॉपर चैनल से मिले। जीदे उसे पावर का पाठ पढ़ाता है कि अगर किसी के पैरों तले नहीं कुचलना है तो पहले दूसरों को कुचलना पड़ता है। जीहन अपने भाई की ये सीख स्वीकार नहीं कर पाता और अपने प्लान के मुताबिक वियतनाम जाने का फैसला कर लेता है। जीदे इसका जबरदस्त विरोध करता है। वो चाहता है कि भाई वही रास्ता चले जो उसने उसके लिए तय किया है। तभी भाई ग्योन यंग का विजिटिंग कार्ड जीदे के हाथ में थमा देता है और उसे याद दिलाता है कि पहले अपने ही मामले संभालो, अपनी एम्बिशन और डिजायर की वजह से अपनी और बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो। ग्योन यंग फिर भाई तक पहुंच जाता है और जीदे के लिए ये उसकी बॉटम लाइन को चैलेंज करना होता है। उसी रात ग्योन यंग बाहर निकलता है। उसके जूनियर्स इंतजार करते रह जाते हैं मगर वो वापस नहीं आता, क्योंकि उसी वक्त ग्योन यंग खतरे में पड़ चुका होता है। उसकी जान जाएगी या बचेगी कुछ पता नहीं। ग्योन यंग एकदम रिस्की सिचुएशन में फंस चुका होता है, क्योंकि इस वक्त उसे जीदे ने उठवा लिया होता है और उसके साथ साथ ग्योन यंग की बहन भी पकड़ी जाती है। जीदे प्लान बनाता है कि डायरेक्टर हुआंग की हत्या का इल्जाम ग्योन यंग पर डाल दे और ग्योन यंग की बहन को भी नॉर्थ कोरिया के साथ मिली हुई गद्दार साबित कर दे। बहुत जल्दी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी मेयर रो को ग्योन यंग के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है। मेयर रो और जीदे के पीछे खड़ा मेयर चॉन दोनों ही राष्ट्रपति के सबसे करीबी ताकतवर लोग हैं। मेयर रो पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम रिप्रेजेंट करता है और मेयर चॉन नामसान इंटेलिजेंस एजेंसी की ताकत। दोनों के बीच अक्सर पावर स्ट्रगल चलता रहता है। इस बार क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर ग्योन यंग पकड़ा गया, मामला बहुत बड़ा बन जाता है। मेयर रो मेयर चॉन को इशारे में कहता है कि अब बस करो, हद में रहो। उधर मेयर चॉन तुरंत चीफ पियो को आदेश देता है कि जीदे वो काबू में रखो। मेयर चॉन के दबाव के कारण जीदे को मजबूरन ग्योन यंग और उसकी बहन को छोड़ना पड़ता है। रिहा होने के बाद ग्योन यंग का दिल नहीं मानता। वो फैसला करता है कि अब सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब खुले मैदान में लड़ेगा। वो जीदे के साथ लाइफ और डेथ वाली आखिरी जंग छेड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जीदे के पीछे मजबूत बैकिंग है। ग्योन यंग समझ जाता है कि उसे भी बैकिंग चाहिए, इसलिए अपने सीनियर के साथ वो मेयर रो से मिलने जाता है और मेयर रो को मेयर चॉन को गिराने का तरीका बताता है। वो तरीका है ली ग्योनगी। ग्योन यंग प्लान करता है कि पहले जीदे को अरेस्ट करेगा, फिर उसे बेट बनाकर जीदे और मेयर चॉन के बीच दरार डलवाएगा। मेयर चॉन अपने आप को बचाने के लिए जीदे को छोड़ देगा और चालाक जीदे भी खुद को बचाने की कोशिश करेगा। जब दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा तब मेयर चॉन हो या जीदे, दोनों को हटाया जा सकेगा। मेयर रो ग्योन यंग के प्लान से खुश हो जाता है, लेकिन उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए मेयर रो अपना जूता उतारता है और जूते में शराब डालकर इशारे से कहता है, पी कर दिखाओ। ग्योन यंग बिना झिझक एक ही बार में पी जाता है। देश और सिस्टम के लिए वो समझौता करने को तैयार हो जाता है। मेयर रो का सपोर्ट मिलते ही ग्योन यंग चीफ पियो से संपर्क करता है और उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है अगर तुम जीदे की वो ऑडियो टेप्स दिला दोगे जो उसने मेयर चॉन को सीक्रेटली रिकॉर्ड की हैं, तो भविष्य में डायरेक्टर की कुर्सी तुम्हारी होगी। चीफ पियो मान जाता है और डायरेक्टर की कुर्सी का लालच उसके अंदर जाग उठता है। वो जीदे पर नजर रखना शुरू कर देता है। इसी दौरान जीदे जापानी याकुजा की सेकंड इन कमांड इकेदा के साथ वियतनाम जाता है। वहां दोनों एक ड्रग रॉ मटेरियल स्मगलर से मिलते हैं। स्टेबल सप्लाई चेन बनाने के लिए जीदे को बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। दूसरी तरफ ग्योन यंग गैंग के सेकंड इन कमांड को फॉलो करता है और देखता है कि वो जीदे की बहन से, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, मिल रहा है। बहन जीदे से छुपाकर उसे कुछ बचे खुचे ड्रग्स दे देती है।
इसी मौके पर ग्योन यंग तेजी से एक्शन लेता है और सेकंड इन कमांड को पकड़ लेता है बनता है। उसे पकड़ने के बाद ग्योन यंग वादा करता है कि अगर वो जीदे के खिलाफ कन्फेस कर दे तो वो उसकी सजा कम कराने की कोशिश करेगा। दूसरे इंटेरोगेशन रूम में ईजिन जीदे की बहन सोयोंग से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन सोयोंग के लिए बड़ा भाई पिता जैसा होता है। इतने सालों से भाई ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया है, इसलिए चाहे जान चली जाए वो जीदे को बिट्रे नहीं करेगी। किस्मत से सोयोंग को बचाने के लिए आखिर सेकंड इन कमांड आखिर ग्योन वेन की बात मान लेता है और मान लेता है कि ड्रग्स के पूरे धंधे के पीछे असली मास्टरमाइंड जीदे ही है। उसका बयान हाथ लगते ही ग्योन यंग दर्जनों प्रोसिक्यूटर्स को लेकर बुसेन इंटेलिजेंस ब्रांच पर धावा बोल देता है और वहां मौजूद एजेंट्स को कलेक्टिव अरेस्ट कर लेता है। उसी दिन जीदे वियतनाम से वापस देश आता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रोसिक्यूटर्स उसे हथकड़ी लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद इंटेरोगेशन रूम में ग्योन यंग सेकंड इन कमांड की रिकॉर्डेड टेस्टिमनी चला देता है, लेकिन इतनी पक्की एविडेंस के बावजूद जीदे के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। वो जुर्म कबूल नहीं करता। अब ग्योन यंग अपने प्लान के मुताबिक डिवाइड एंड कॉन्कर चाल चलता है। उसे यकीन है कि जीदे लगातार मेयर चॉन की बातें रिकॉर्ड कर रहा था और चीफ पीओ इस समय वो टेप्स ढूंढ रहा है। अगर वो टेप्स मेयर चॉन तक पहुंच गईं तो जीदे की बैकिंग खत्म हो जाएगी। जीदे की अरेस्टी की खबर मिलते ही मेयर चॉन बेचैन हो उठता है। वहीं मेयर रो अपने लोगों को आदेश देता है कि जीदे को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। वो इस मौके पर ब्लू हाउस के नामसान फैक्शन को जड़ से उखाड़ देना चाहता है। बाद में चीफ पीओ को जीदे की टेप्स मिल जाती हैं, लेकिन वो उन्हें मेयर रो को नहीं देता, बल्कि वो टेप्स मेयर चॉन के पास ले जाता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेयर चॉन मेयर रो से मिलता है। पता चलता है कि टेप्स में मेयर चॉन की नहीं बल्कि मेयर रो की गड़बड़ियां रिकॉर्ड है कि वो इलेक्शन के लिए चेबल चेयरमैन से मिली भगत कर रहा था। अगर ये एविडेंस राष्ट्रपति तक पहुंचा तो मेयर रो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इस तरह पूरा गेम लगभग मेयर चॉन के हाथ में चला जाता है। इंटेरोगेशन रूम में जीदे माहौल को इस तरह मोड़ता है कि ग्योन यंग भड़क जाए। फिर उसे एक ऐसा सीक्रेट बता देता है जो ग्योन यंग को पता ही नहीं था। असल में जीदे को पहले से पता था कि ग्योन यंग और मेयर रो चीफ पीओ से मिल चुके हैं, क्योंकि ग्योन यंग का ही एक प्रोसिक्यूटर कलीग उसे बेच चुका था। इतना ही नहीं, बगल वाले इंटेरोगेशन रूम में उसी कलीग ने सेकंड इन कमांड की फाइल में छुपाकर सिरिंज रख दी थी। सेकंड इन कमांड खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिरिंज से खुद को इंजेक्ट कर लिया और उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगे। आखिरकार वो गंभीर हालत में बेहोश हो जाता है। उसके गिरते ही वो कलीग चुपचाप सिरिंज उठा लेता है। जीदे के लिए सेकंड इन कमांड का हट जाना मतलब गवाह खत्म, सीधा साइलेंसिंग, और ग्योन यंग के साथ इससे भी बुरा होता है। जीदे उसे बुरी तरह खिलाकर फिर लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। आरोप होता है रिश्वत लेना। इस तरह जीदे बिना शोर किए ग्योन यंग को गिरा देता है। अंधेरी रात में जीदे आराम से प्रोसिक्यूशन ऑफिस से बाहर निकल जाता है और चीफ पीओ को चेतावनी देता है कि आगे से दोनों तरफ मत झूलना। दूसरी तरफ ग्योन यंग पर जीदे झूठे इल्जाम लगा देता है। उसे ड्रग कार्टेल को बचाने वाला करप्ट प्रोसिक्यूटर बताकर बदनाम कर दिया जाता है। ग्योन यंग के गिरते ही उसके पीछे खड़ा मेयर रो ग्योन यंग के सीनियर से संपर्क करता है और कहता है उसे पूरी तरह खत्म कर दो। मेयर रो के लिए टूटी हुई तलवार को फेंक देना ही बेहतर है। इसलिए उसी दिन ग्योन यंग के ऑफिस पर रेड पड़ती है और वहां से काला धन होने का नाटक करके सबूत निकाले जाते हैं। ग्योन यंग की बहन भी गिरफ्तार कर ली जाती है। यहां तक कि नर्सिंग होम में पड़ा उसका पिता भी फंसा दिया जाता है। सबके सामने ग्योन यंग को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीदे इस गुंडलॉ की वजह से पूरी तरह मेयर चॉन के साथ एक ही नाव में बैठ जाता है। अंदर ही अंदर सोयोंग जीदे की ड्रग फैक्ट्री चलाती रहती है। नए किस्म की ड्रग्स के दम पर जीदे और जापानी याकुजा की पकड़ और मजबूत हो जाती है। मेयर चॉन जीदे से भारी रकम लेता रहता है और जीदे तरक्की करके बुसेन इंटेलिजेंस ब्रांच का डायरेक्टर बन जाता है। डायरेक्टर बनने के दिन जीदे अपने लोगों के साथ ताइगेक यानी कोरियन फ्लैग के नीचे कसम खाता है कि वो देश के प्रति वफादार रहेगा और राष्ट्र की ग्लोरी के लिए लड़ेगा। लेकिन उस अंधेरे दौर में जीदे और उसके लोग जानते थे कि सो कॉल्ड देश की इज्जत बस पर्सनल पावर छीनने का बहाना है और पर्सनल डिजायर्स पूरी करने का सबसे अच्छा एक्सक्यूज। इस ड्रामा की कहानी यहीं खत्म होती है। ठीक है, आज के लिए